Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar. आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर शुरू करना है, वेक्टर कैलकुलस। आपके पूरे साइंस, पूरे उसकी बुनियाद जो है वो इसी पर है। तो सपोज अगर आपके पास आजकल चाइना के और इंडिया के हालात बड़े ख़राब हैं और फ़र्ज़ करें कि एक मिसाइल आ रहा है, आप इसको इस तरीके से देखें, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ जेड एक्सिस। अब यहाँ पे जिस जगह से मैंने इस मार्कर्स को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे मिसाइल्स, यहाँ पे रडार लगे हुए हैं, यहाँ पे मिसाइल है और इंडिया का एक प्लेन इधर से आता है, इंडिया का एक प्लेन इधर से आता है, यहाँ से रडार उसको डिटेक्ट करता है। रडार कभी देखे हैं ज़िंदगी में? रडार से रेज़ निकलती हैं, उससे टकरा के आती हैं और फिर हम में उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि भाई ये जहाज़ आ रहा है। तो फ़र्ज़ करें हुकूमत की तरफ से ऐलान ये है कि जब भी कोई इंडिया का प्लेन आए तो उसको शूट कर दो। तो सपोज़ इंडिया का प्लेन यहाँ पे आता है, इंडिया का प्लेन अगर इस जगह पे आता है, ये रडार उसको डिटेक्ट करता है, तो यहाँ पे स्ट्रिंगर मिसाइल लगे हुए हैं, स्ट्रिंगर मिसाइल इधर से फायर करते हैं हम, मिसाइल जाके उसको टकराता है। मिसाइल किधर गया? चले मिसाइल यहाँ पे आ गया, ये मिसाइल है। ये पेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिसाइल को। तो मिसाइल जाता है और जाके इसको हिट कर देता है। जब इसको हिट करता है तो वो तो तबाह हो जाता है, लेकिन ये मिसाइल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी एक डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बच्चा जानता है, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि 23 मार्च हो या 14 अगस्त हो तो जहाज़ मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो डायरेक्शन ये इस तरीके से, हमारी वैसे डायमेंशन कितनी है? एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक जेड एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो ये डायरेक्शंस होती हैं, तो इनको हम डायमेंशंस कहते हैं। तो 3 डायमेंशंस होती हैं, लेकिन फिज़िक्स में आप लोग या आम लाइफ में आप लोग 3 डायमेंशन नहीं बल्कि 4 डायमेंशन हम यूज़ करते हैं। चौथा डायमेंशन क्या होता है? चौथा डायमेंशन टाइम है। फ़र्ज़ करें एक परिंदा इधर से उड़ता हुआ आ रहा है और इधर से गुजर गया है। अब फ़र्ज़ करें एग्जैक्टली 3 बजे वो यहाँ पे था, 3:01 पे यहाँ पे है, 4 सेकंड पे यहाँ पे। फ़र्ज़ करें कोई परिंदा या कोई जहाज़ इस तरह सर्कल में चक्कर लगा रहा है, सर्कल में चक्कर लगा रहा है, तो सर्कल में चक्कर लगाते लगाते तो इस मुख्तलिफ टाइम पे उसकी पोजीशन मुख्तलिफ होगी। तो मुख्तलिफ टाइम पे एक टर्म हम मैथ्स के लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो इस चैप्टर हमारा है वेक्टर। वेक्टर्स आपने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को उसकी बहुत सारी चीज़ें भूली होती हैं। तो वेक्टर कैलकुलस में हम सबसे पहले वेक्टर की कुछ चीज़ें मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा ताकि आपको उस जगह पे ना रुकना पड़े। अगर आपको सेकंड चैप्टर आता है, आपको ये चीज़ आती है, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, वेक्टर्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, तो फिर तो चैप्टर बहुत ही आसान है। तो मैंने क्या कहा है कि इसमें एक टाइम इन्वॉल्व होता है। हम इसी चीज़ की तरफ दोबारा आते हैं। पहले आपको एक टर्म पोजीशन वेक्टर के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो काम है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर। कोई डेफिनेशन आपके पेपर में नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कौन सी टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ? पोजीशन वेक्टर। अब हमारा एक कमांडो है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब साहब की ये खसूसियत है, उसका निशाना कभी मिस नहीं होता। वो जब भी किसी चीज़ को, अब उसकी ड्यूटी यहाँ पे, हमारे कमांडो की ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है। कमांडो आपने देखा है, वो चिकन को भी जिंदा खा लेते हैं। मैंने एक दफ़ा एक उसमें देखा था कि उनको मुख्तलिफ चीज़ें जिंदा खिलाई जा रही थी। बहरहाल ये हमारे पास कमांडो हमारा यहाँ पे है। ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम है और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी, कुछ तनसीबात हैं या कोई जगह हैं,
इनकी हिफाजत इसने करनी है। अब औरंगज़ेब साहब को ये ऑर्डर है कि जब भी कोई टेररिस्ट आ जाए, कोई टेररिस्ट आए तो उसको शूट कर देना है। तो सपोज इसने औरंगज़ेब यहाँ पे खड़ा है, एक टेररिस्ट ए पॉइंट पे आता है तो ये इसको शूट करता है। औरंगज़ेब ने किसको गोली मारी? ए को गोली मारी, तो ये क्या हो गया? ओ ए। फिर एक दूसरा बी पॉइंट पे एक टेररिस्ट आता है, ये इसको भी, इसकी गोली कभी मिस नहीं होती। सी पॉइंट पे एक टेररिस्ट आता है तो ये इसको भी शूट कर देता है। डी पॉइंट पे एक टेररिस्ट आता है, ये इसको भी शूट कर देता है, कोई इससे बचता नहीं है। ई पॉइंट पे एक टेररिस्ट आता है, ये इसको भी शूट कर देता है। कितने बंदे मारे इसने? 5 बंदे मार चुका है ये। 5 टेररिस्ट को गोलियां मार दी हैं। अब इस जो गोलियां हैं, पहली गोली का नाम क्या है? ओ ए, फिर ओ बी, फिर ओ सी, फिर ओ डी, फिर ओ ई। तो इनको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर्स। अब वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कहते हैं कि a vector which shows the position of a point with respect to some fixed point. A vector which shows the position of a point with respect to O. फिजिक्स में भी आपने किया हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट ये है, ओ ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आएगा। ओ ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आएगा। ओ बी इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ओ सी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब जैसा कि मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट के लिहाज से किसी पॉइंट की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिस्क्राइब करता है, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब सपोज ये आप विजुअलाइज करने, विजुअलाइज किसे कहते हैं कि जो चीज़ मौजूद ना हो लेकिन आप जहन में उसको कंसीव कर रहे होते हो, जहन में आप उसके बारे में सोच रहे होते हो। तो एक जहाज है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, नजर आ रहा है? ये जहाज इस तरीके से गोल गोल मूव कर रहा है। पायलट की मंगेतर जो है नीचे बैठी हुई है और उसको दिखाने के लिए ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो ये अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पर फर्ज करें ये 5 बजे हैं, 5 बजे 5 बज के 1 सेकंड पे यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इसकी जो कर्व बन रही है, क्या बन रही है? सर्कल। ये स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है, ये जिग जैग भी जा सकता है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे उसका एक पोजीशन वेक्टर बन रहा है। अब अपनी बुक के शुरू में देखें तो उन्होंने एक एरो सा बनाया हुआ है और उस पर एक जहाज को दिखाया गया है। तो वो यही चीज़ है कि मुख्तलिफ टाइम पे उसकी पोजीशन मुख्तलिफ है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इस पूरे के पूरे सिनारियो को रिप्रेजेंट कर सके, इस पूरे के पूरे उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो पोजीशन वेक्टर तो आपने कर लिया, तो पोजीशन वेक्टर हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में हमने इसको जो मिसाइल मारा था, अब मिसाइल यहाँ से यहाँ तक गया है, इसकी लेंथ है मिसाइल की कोई ना कोई लेंथ। लेकिन इससे पहले फर्ज करें मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये पॉइंट है। आप घर से चले हो, सपोज मिसाइल को छोड़ दो, अब हम आते हैं एक्स एक्सिस पे आप 3 यूनिट चले, वाई एक्सिस पे 4 और जेड एक्सिस पे 5। एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्स, आप घर से दही लेने निकलते हो तो एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चलते हो, 3 माइल, वाई एक्सिस पे 4 और फिर आपको पर लग जाते हैं, आप हवा में जेड एक्सिस पे 5 आ जाते हो। अगर फर्ज करें मैं इधर से इधर रस्सी बांध दूं, आपको काइट समझ लो, तो ये अगर फर्ज करें एक काइट यहाँ पे है तो रस्सी बांधो और वो बिल्कुल सीधी हो, तो ये हमारे पास इस पॉइंट तक पहुंचने का, इस काइट तक पहुंचने के लिए एक्स पे कितने यूनिट? 3, वाई पे कितने यूनिट? 4, जेड पे कितने यूनिट आप गए? 5। तो हम इस वेक्टर को, इस काइट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? काइट की जो पोजीशन है, काइट एक वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। काइट की वो जो स्ट्रिंग सी है उसको हम एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट दिए?
3 यूनिट, y एक्सिस पे 4 और z एक्सिस पे कितने गए ऊपर 5 यूनिट। लेकिन x की डायरेक्शन को कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर? तो x की डायरेक्शन को i रिप्रेजेंट करता है, y की डायरेक्शन को j रिप्रेजेंट करता है और z की डायरेक्शन को k रिप्रेजेंट करता है। ये शरीफ किस्म के वेक्टर होते हैं, इन्होंने टोपी पहनी होती है, कैप इसको 3i + 4j + 5k। तो ये इस वेक्टर को फर्ज करें मैं a का नाम दे देता हूं, तो a की कोई ना कोई लेंथ तो होगी ना। तो एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, देखें ये मुख्तलिफ नाम है, लेंथ और मैग्नीट्यूड और मॉडुलस और नॉर्म। अगर आपने किसी वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी हो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, उसका मॉडुलस फाइंड करना हो या उसकी नॉर्म फाइंड करनी हो, एक दफ़ा एमसीक्यूज में आया था नॉर्म ऑफ वेक्टर। अब स्टूडेंट्स आए हैं और मुझे कहते हैं सर बाकी तो सारा पेपर 100% हो गया है, लेकिन ये पता नहीं नॉर्म क्या चीज़ है। तो नॉर्म और लेंथ या मैग्नीट्यूड एक ही चीज़ होती है, तो इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं, तो उसमें से नॉर्म भी लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हम फॉर्मली वेक्टर्स की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो पहले सारी की सारी लिख देता हूँ और फिर हम एक और टॉपिक की तरफ आएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये हम प्रिलिमिनरी, पहली चीज़ पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट आपको होना चाहिए, तब आप इस चैप्टर में चल सकेंगे। अदरवाइज जगह जगह पे रुकोगे, आपके जहन में होगा कि लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो आए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हम स्टेप वाइज लिखते जाएंगे, जितने भी वेक्टर्स की हमने चैप्टर नंबर 3 में चीज़ें की हैं और जो आपको भूली हुई हैं वो याद कराऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। वेक्टर्स में पहली चीज़ हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक वेक्टर गिवन है a = a1i + a2j a3k, वेक्टर हमारे पास ये गिवन है, a = a1, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट। आप इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या लेंथ ऑफ वेक्टर इज इक्वल, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए के गिर्द मॉडुलस लगा देते हैं, इसे नॉर्म भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी, लेंथ भी। तो इसका फॉर्मूला क्या है जी? फिजिक्स में आप लोगों ने किया हुआ है, चैप्टर 2 या ना शायद फिजिक्स में, तो उसमें आप लोगों ने फिजिक्स में भी किया है, फर्स्ट ईयर की मैथ्स में भी किया है। तो आप किस चीज़ को भूल जाते हो मैग्नीट्यूड में? आई, जे और के को भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? आई, जे के को भूल जाते हैं। तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है। तीसरी चीज, अगर आपके पास एक यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इज इक्वल टू ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन बाज़ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो भूल जाते हैं, बेवफा किस्म के होते हैं, वो सब्जेक्ट को ही भूल जाते हैं। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। चौथी चीज़, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, b is equal to b1i प्लस b3k। इससे पहले थोड़ा याद करा देता हूँ साइड पर मैं आपको।
कि डॉट प्रोडक्ट, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना याद करा देता हूं कि आई डॉट आई क्या होता है, इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। आपको पता है ना, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अच्छा, इसी तरीके से आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के 0 होता है, और के डॉट आई भी 0 के बराबर। तो आप इसको इस तरीके से समझ लो। इसको याद रखने के लिए मैं स्टूडेंट को एक टिप बताता होता हूँ। ये अमजद साहब की फैमिली है और ये बिलाल साहब की फैमिली है। ये किसकी फैमिली है? अमजद साहब की, ये बिलाल साहब की। अमजद साहब का पहला बच्चा, ये दूसरा, और अमजद साहब का तीसरा। बिलाल साहब का पहला, बिलाल साहब का दूसरा, बिलाल साहब का तीसरा बच्चा। तो इनके जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो पहला बच्चा पहले के साथ खेलता है, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे। पहला दूसरे के साथ खेलेगा तो मर जाएगा, तीसरे के साथ खेलेगा। आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के क्या होता है? 0। तो डॉट प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? ए डॉट बी जब आप लेते हो तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? A1 B1, गुड। A2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? B2 के साथ। और A3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? B3। पहला बच्चा पहले के साथ खेलेगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। आई जे के गायब हो जाएंगे। आई डॉट आई 1 होता है, आपको बता चुका हूं। तो ये हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? और स्केलर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। पी से मुराद प्रोडक्ट, अच्छा, इनर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो आए बोर्ड नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्रॉस प्रोडक्ट। पांचवी चीज, क्रॉस प्रोडक्ट। If A is equal to A1i plus A3k है, B is equal to प्लस B3k। अच्छा, इस पे जाने से पहले आपको फर्ज करें एक शख्स है, उसके 3 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है आई, दूसरे बच्चे का नाम है जे, और ये तीसरे बच्चे का नाम है के। आप भी अपने बच्चों के नाम ये रख सकते हैं, ये कोई रिजर्व नहीं है। तो पहले का नाम आई है, दूसरे का नाम जे है, तीसरे का नाम के है। तो याद रखें, अगर उसे आप झूले पे बिठाए, पफा पार्क ले गए हैं और झूले पे बिठा दिया है, तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है? के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। आपको थोड़ा सा वेक्टर्स याद करवा रहा हूं। जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू आई। और के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा? जी। इसी तरीके से इनकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लें तो यहां पे नेगेटिव साइन आ जाते हैं। तो ए क्रॉस बी, बाकायदा आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 में इसका प्रूफ किया हुआ है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते किस तरीके से हैं? तो क्रॉस प्रोडक्ट ये होगी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आप एक डिटरमिनेंट लेते हो, पहली लाइन जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे आप क्या लिखते हो? आई जे एन के। पहले ए है तो इसके कंपोनेंट लिखेंगे A1, A2, A3, B1, B2, B3।
फिर आपने इसे एक्सपेंड करना है किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से। इसे हम कितने तरीकों से एक्सपेंड कर सकते हैं कि एमसीक्यू आता होता है। 3 रोज हैं और 3 कॉलम, इसे 6 तरीकों से एक्सपेंड किया जा सकता है। आप जिस तरीके से भी एक्सपेंड करें आंसर वही आएगा। तो ए क्रॉस बी आपके पास इस तरीके से आता है। छठी चीज, आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। अगर आपके पास एक्स फर्ज करें डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर अगर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोजीशन वेक्टर बताया था। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, एक जहाज उड़ रहा है उसकी, इसको आर ऑफ टी भी कहते हैं, क्योंकि आर किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। पोजीशन वेक्टर चेंज होता, जहाज यहाँ पे था तो 3 बजे था, यहाँ पे है तो 3:01 पे, यहाँ पे 3:01 पे, दूसरे सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे, तो मुख्तलिफ टाइम पे वो जहाज की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी। अब बताएं ये किसके बराबर होगा, डी आर डी टी। अगर इसको हम कहते हैं v से रिप्रेजेंट करते हैं, v ऑफ t, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। और तीसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए, तीसरी चीज, अगर आप इसी का वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेते हो dv dt, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और चौथी चीज, अगर आप एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव लेते हो तो फिर क्या आएगा, dA dt। एक्सेलरेशन में अगर आप चेंज फाइंड करना चाहते हो तो इसको हम कहते हैं जर्क। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है। थर्ड डेरिवेटिव जर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको वेक्टर की बेसिक्स याद आ गई होंगी। अब हम आ जाते हैं एक और टॉपिक पे, डोमेन। डोमेन के टॉपिक पे आते हैं। डोमेन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं। अच्छा, लास्ट में हमने वेक्टर्स की तमाम प्रॉपर्टीज बेसिक जो इसके लिए रिक्वायर्ड हैं तो बहुत सारी, लेकिन जो रिक्वायर्ड हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब दूसरी चीज़ जो आपको बता रहा हूँ कि डोमेन, डोमेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम इस पे लगाएंगे डोमेन के लिए। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और डोमेन होती क्या चीज़ है। अच्छा, डोमेन की डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशन की वजह एक आम बंदे के लिहाज से डोमेन क्या चीज़ होती है। आप एक क्या करते हो, एक जूसर लेके आते हो जापान से, ओकोहितो ने आपको एक जूसर भिजवाया हुआ है, ये जूसर है, और इसमें आप एप्पल्स डालते हो तो आपको क्या मिलता है, एप्पल जूस। मैंगो डालते हो तो आपको मैंगो जूस मिलता है, और बनाना डालते हो तो आपको बनाना जूस। ये जूसर जो है, ये हमारे पास क्या है, जूसर है। अब इस जूसर में सिर्फ और सिर्फ आप सॉफ्ट फ्रूट्स का जूस बना सकते हो, सॉफ्ट फ्रूट्स का जूस बना सकते हो। इसमें कोई ऐसी चीज़, अगर फर्ज करें इसमें पत्थर आप डाल दें और चला दें तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आप पत्थर या चने या कोई अखरोट वगैरह ये चीज़ें नहीं डाल सकते। इसका डोमेन है सॉफ्ट फ्रूट, सिर्फ फ्रूट्स का ये जूस बना सकता है, और चीज़ों का ये जूस नहीं बना सकते। तो जो भी आप इनपुट करते हो, ये इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट, इसको हम डोमेन कहते हैं, और जो उससे रिजल्ट आता है उसको हम रेंज कहते हैं। जो उसकी इमेज आती है उसके तमाम एलिमेंट्स को बनाए, वैसे तो वो कोडोमेन कहलाता है, लेकिन उसके एलिमेंट्स को अगर आप कंबाइन करो जिनके इमेजेस, प्री इमेजेस मौजूद होती हैं, तो उसको हम डोमेन कहते हैं। तो जो वैल्यूज़ आप इनपुट कर सकते हो तो वो,
तो डोमेन हम खेल रहे हैं। डोमेन क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो अपने अपने जहन में रखनी है, फिर एक टेबल सा बना के दूंगा, उसमें हम सारी की सारी चीज़ें लिख लेंगे। तो नंबर 1, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर 1, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर x के फॉर्म में लिखते हैं तो x लिखेंगे, अगर t के फॉर्म में लिखते हैं तो t। तो हम चलें t के फॉर्म में लिख लेते हैं, t सच दैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर। पॉलिनोमियल्स का डोमेन तमाम रियल नंबर्स होता है। पॉलिनोमियल एक वफादार किस्म के फंक्शंस होते हैं। ये ऐसे फंक्शन होते हैं इनका ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं होता। कोई भी पॉलिनोमियल ले लें, मिसाल के तौर पे x स्क्वायर ले लें, t स्क्वायर ले लें, t क्यूब ले लें, इसका जब भी आप ग्राफ बनाओगे वो ब्रेक नहीं होगा किसी पॉइंट पर। तो पहली चीज़ तो समझ आ गई ना, पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरी चीज़, डोमेन ऑफ शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख 1/x-3। फ्रैक्शन की फॉर्म की डोमेन क्या फाइंड करें, तो आपने क्या करना होता है, जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म हो, 3 चीज़ें बता रहा हूँ, 2 चीज़ें कि एक तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपको 2 बातें बता रहा हूँ, वो अपने जहन में रखें। क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव। ये 2 बातें याद रखें। क्या चीज़ नहीं होना चाहिए? किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये 2 चीज़ें बस याद रहेंगी तो आपको डोमेन में मसले नहीं होंगे। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ 1/x-3 अगर मैं कहता हूँ कि ये फाइंड करें, तो x की कौन सी वैल्यू इसको 0 बना रही है? x की वैल्यू इसको x इज इक्वल टू 3 इसको 0 बना रही है। तो हम ये कहें कि इसमें कौन सी x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते? अगर इसको मैं f ऑफ x का नाम f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x-3, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो जब भी आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लें। डिनोमिनेटर क्या है? x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो फ्रैक्शन की फॉर्म का जब आपने डोमेन फाइंड करना हो तो इसका डोमेन आएगा, सारा यही डोमेन आएगा। अगर इसको मैं t कर देता हूं, सपोज t-3, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो t की फॉर्म में होंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं इस वजह से इसे t कर रहा हूं। तो डोमेन इज इक्वल टू t सच दैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड t इज नॉट इक्वल टू 3। अगर कोई आपसे कहे कि इसका डोमेन फाइंड करो तो उसका डोमेन ये होगा, t 3 नहीं पुट कर सकते, दुनिया का हर नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। तीसरी चीज हमारे पास ये है कि डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट x-5, इसका डोमेन क्या होना चाहिए? तो ये वैल्यू क्या नहीं हो सकती? ये वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये 0 हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है। तो जब इस किस्म का डोमेन फाइंड करना हो स्क्वायर रूट वाला, तो आपने क्या करना है कि आप डिनोमिनेटर को, ये तो रफ वर्क में आमतौर पे एमसीक्यूज में आता है, x-5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो आप जब इसका डोमेन लिखोगे तो डोमेन इसका ऐसे लिखोगे, इज इक्वल टू, फिर x मैंने लिख दिया है, t लिखना है, t such that t belongs to real number and t is
ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, इस फंक्शन का डोमेन ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट डोमेन फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ और फंक्शंस की तरफ, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके वो डोमेन किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। फोर्थ नंबर चीज, डोमेन ऑफ साइन टी और कॉस टी। साइन टी या कॉस टी का डोमेन क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू टी। ये चैप्टर नंबर 12.1 में आप लोगों ने किया हुआ है, लेकिन अक्सर चैप्टर 12 तक पहुंचते पहुंचते स्टूडेंट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ। टी सच दैट टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन हमारे पास क्या आएगा, टी सच दैट टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। साइन टी और कॉस टी का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स हो जाते हैं। पांचवी चीज, डोमेन ऑफ टेंजेंट टी और सीकेंट टी। अच्छा, इसका डोमेन हमारे पास होता है, ये लिखवा तो देता हूं, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये होता किस तरीके से है। टी सच दैट टी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड टी इज नॉट इक्वल टू 2k plus 1 into pi by 2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं हो सकते। याद रखें, बड़ी आसान सी बात है, जिन फंक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे उनका डोमेन एक जैसा होगा। तो 5 नंबर वाले इसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं, इनको जिन्होंने पहले नहीं किया होता या जिनको एक्सप्लेनेशन नहीं पता होती, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपने ये सेंटेंस याद रखना है। अब ये आता किस तरीके से है, अब टेंजेंट टी किसके इक्वल होता है, टेंजेंट टी इज इक्वल टू साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी, और सीकेंट टी किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस टी। टेंजेंट टी की वैल्यू ये होती है, सीकेंट टी की वैल्यू 1 ओवर कॉस टी होती है। तो अब मैंने दो चीजें आपको बताई थी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम ये करते हैं, ये क्या चीज नहीं होनी चाहिए, जीरो। और ये जीरो किन वैल्यूज पे होती है, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि cos t इज इक्वल टू जीरो है, तो t की वैल्यू फाइंड करो। आपको एक प्रॉब्लम दे दी है, आप मैथमेटिशियन हो, आपको एक प्रॉब्लम दे दी है कि cos t इज इक्वल टू जीरो, t की वैल्यू यानी एंगल फाइंड करो, t की वैल्यू फाइंड करो। तो आप t की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, आप देखते हो cos है, cos t इज इक्वल टू जीरो, तो आपको पता है कि cos पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, इससे लिख लेते हैं, cos पाई बाय 2 इज इक्वल टू जीरो, cos 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू जीरो, cos 5 पाई बाय 2 इज इक्वल टू जीरो, cos 7 पाई बाय 2 इज इक्वल टू जीरो। तो आप जरा इस पे गौर करें, इस चीज पे गौर करें, इधर क्या आ रहा है 1, इधर क्या आ रहा है 3, इधर क्या आ रहा है 5, इधर क्या आ रहा है 7। ये 1 है, 1 पाई बाय 2 है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये 5 पाई बाय 2 है, ये 7 पाई बाय 2 है। तो ये कौन से नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे जरा गौर करें, दीज आर ऑड नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज इक्वल टू कॉस, ये कौन सा नंबर है, ऑड, इनटू पाई बाय 2 क्या आएगा, तो फौरन आपका आंसर क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये शुरू में इसके कौन से नंबर्स आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं। अब जरा एक और चीज पे गौर करें जो आपको पता होना चाहिए, कोई भी इवन नंबर हो, कौन सा नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8,
0 वगैरह, प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है दैट इज इक्वल टू 2k। इवन की जनरल फॉर्म क्या होती है? इवन की जनरल फॉर्म हमारे पास 2k है। k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 एंड सो ऑन। कोई भी अगर आपसे ये पूछे कि इवन की जनरल फॉर्म बताओ तो इवन की जनरल फॉर्म क्या होती है? 2k। अगर आपसे ये कहे कि ऑड की जनरल फॉर्म बताओ, किसकी? ऑड की जनरल, तो किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दें या 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो कौन सा नंबर बन जाता है? ऑड नंबर। तो ऑड की जनरल फॉर्म क्या होती है? 2k प्लस 1 या 2k माइनस 1। तो ऑड की जनरल फॉर्म ये है, इवन की जनरल फॉर्म ये है। बात मेरी समझ रहे हैं ना? इवन की जनरल फॉर्म, अगर मैं 2 को लूँगा तो 4 नाराज़ हो जाएगा, 4 को लूँगा तो 6 नाराज़ हो जाएगा। तो उस नाराज़गी से बचने के लिए हम इसे k की फॉर्म में लिखते हैं। k 0 पुट करेंगे तो ये आएगा, 1 पुट करेंगे ये, 2 पुट करेंगे तो ये। इसी तरह ऑड में k की वैल्यू 0 पुट करने से 1 आएगा, 2 पुट करने से 2 2 जार 4 प्लस 1 3 आ जाएगा। तो तमाम ऑड नंबर और तमाम नंबर इवन नंबर इससे मिल सकते हैं। तो cos ऑड इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन ऑड की जनरल फॉर्म क्या है? इसको हम लिख सकते हैं cos 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास t की क्या वैल्यू आ गई? इस t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? यहाँ पे आप देखें t की वैल्यू आ गई है 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। हम ये पुट करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम जब लिखते हैं t such that t belongs to real number and t is not equal to 2k plus 1 into pi by 2। तो पांचवा नंबर ये है टेंजेंट t और सीकेंट t का डोमेन ये आता है। तो नेक्स्ट के लिए कोसीकेंट और कोटेंजेंट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। हमने सीकेंट और टेंजेंट का डोमेन फाइंड कर लिए है। छठी चीज जो आ जाती है 6 नंबर, डोमेन ऑफ कोटेंजेंट t एंड कोसीकेंट t। कोटेंजेंट t का डेरिवेटिव और डेरिवेटिव नहीं, डोमेन एंड कोसिकेंट t का डोमेन क्या होगा वो मैं लिख देता हूं। कोटेंजेंट हमारे t such that t belongs to real number and t is not equal to k pi। इस पे आप खुद गौर करो, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक के साथ एक मुफ्त मिल रहा है। कोटेंजेंट t का आपको डोमेन पता है तो कोसिकेंट का भी वही होगा। कोटेंजेंट t एक्चुअली किसके इक्वल होते हैं? इज इक्वल टू cos t डिवाइडेड बाय sin t। इसी तरीके से कोसिकेंट t क्या होते हैं? कोसिकेंट t इज इक्वल टू 1 ओवर sin t। तो अगर गौर करें तो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? इन दोनों का डिनोमिनेटर है sin t। तो मैंने अभी बताया था कि जिन फंक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं उनका डोमेन एक जैसा होता है। नेक्स्ट पे आ जाएं, 7वां नंबर, डोमेन ऑफ log t। log t का डोमेन क्या होगा? अगर आपको log का कभी ग्राफ हो, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि द ग्राफ ऑफ log x या log t लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, मुख्तलिफ ऑप्शन दी होती हैं। तो ग्राफ का नॉलेज आपको होना चाहिए। ग्राफ में अगर आप देखें तो log का ग्राफ ये होता है, इस तरीके से होता है। आप फर्स्ट चैप्टर में देख लो तो log नेगेटिव साइड पे डिफाइन नहीं है, 0 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइन है। तो डोमेन ऑफ log t मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू t सच दैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां तक तो सबके लिए कॉमन है, t सच दैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड t इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 पे भी वो डिफाइन नहीं होता है, log 0 जो होता है अनडिफाइंड आ जाता है। अच्छा, 8वां पॉइंट,
डोमेन ऑफ ए पावर टी, ए पावर टी मतलब कांस्टेंट पावर वेरिएबल, अगर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए तो उसका डोमेन क्या होगा, तो वो ये होगा t such that t belongs to रियल नंबर, t such that t belongs to रियल नंबर। r के साथ मैं i सा लगा देता हूँ ना, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स रिलेशन से डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको लगाता हूँ। तो अगर मैं इसमें आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, तो अब ए पावर टी का ग्राफ कैसे बनता है, ई पावर टी या ए पावर टी का जो ग्राफ बनता है वो ये, आपने ग्राफ नहीं बनाना, लेकिन जगह खाली है तो मैं इसको बना देता हूँ। तो ये देखें, अगर आपको याद हो तो ये ए पावर 0 1 होता है, तो ये 1 में से पास करेगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आता चलेगा। ये ब्लैक कलर में जो बना है ये किसका ग्राफ है, ए रेज़ टू पावर टी का ग्राफ है। तो आपको, हम डोमेन खेल रहे हैं तो डोमेन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डोमेन पता है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो आज का काम हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसमें हमने क्या क्या सीखा, हमने शुरू में वेक्टर्स की बेसिक्स सीखी हैं, उसके बाद डोमेन, किन फंक्शंस के डोमेन क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट लेना है। आप ज़रा थोड़ा सा ये करें कि फ़िज़िक्स को उठाएं, फ़िज़िक्स का चैप्टर 2 को उठाएं, वेक्टर्स के चैप्टर को उठाएं और इसको रिवाइज़ करें ताकि आपको ये चीज़ें याद आ जाएं। ये जितनी मैंने लिखवाई हैं ये भी इनफ है, इतनी चीज़ें भी अगर आपको आती हैं दैट इज़ इनफ। थैंक यू।